हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको फिर से बताने वाले हैं अपना 12th का चैप्टर फिजिक्स। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को प्यार भरा बधाई देना चाहता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यानी आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 80वां वर्षगांठ पूरा कर रहे हैं, मना रहे हैं। और हम ही नहीं, हमारा पूरा देश इस स्वतंत्रता की आज़ादी को, इस स्वतंत्रता के उत्सव को पूरा देश हर्षों और उल्लास के साथ मना रहा है। बहुत सारे लोग खूब मिठाइयाँ खा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और ज़रूर आप लोगों ने भी अपना मुंह मीठा किया होगा। आज हम इसी आज़ादी के अवसर पर लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th। हम ये आज से शुरुआत करना चाहते हैं। हम आपको क्लास 12th में जो फिजिक्स है हमारा बुक सेकेंड, उसका पहला चैप्टर यानी जो प्रकाशिकी का हमारा यूनिट है, और उसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और हम 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे डेली आपको एक चैप्टर या आधे चैप्टर को पूरा कराते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम सभी अपने प्यारे बच्चों को इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और मैं फिर से बताता चलूं कि आज हम लोग का पूरा देश 80वां वर्षगांठ यानी 18th एनिवर्सरी पूरा कर रहा है, मना रहा है। ठीक है, तो हो जाइए तैयार। अब कापी और कलम उठा लीजिए फिजिक्स का सेकेंड भाग का चैप्टर 1 पढ़ने के लिए। ठीक है, प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले 2 वीडियो में, यानी मैंने 2 वीडियो आपको बनाया भेजा, उसमें मैंने लिख के इस चैप्टर को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ाया, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, अधूरा रहा। लेकिन आज हम स्लाइड के माध्यम से आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं ये कितने समय में पूरा होता है। आप बड़ा ही पेशेंसफुली तरीके से इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा इकाई 1 हमारा प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम अगर लिखना चाहें इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बोलते हैं। और इसमें जो हमारा चैप्टर 1 होने वाला है, चैप्टर जो फर्स्ट होने वाला है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपको मैं बता दूं, मेरा नाम सूर्यकांत वर्मा, और लगभग पिछले 6 वर्षों से मैं ऑफलाइन क्लास कोचिंग भी कराता हूँ, स्कूल्स वगैरह में भी पढ़ाता हूँ। और उसके बाद पिछले 2-2.5 वर्षों से यूट्यूब पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मेहनत में सफल नहीं हुए, वो मैंने बताया आपको। लेकिन अब फाइनली हमने डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की, और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे जो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उन्हें हम अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा से अच्छा जो है क्लियरिटी दें, पढ़ाएं, और अच्छे तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो बोर्ड एग्जाम में आपकी तैयारी भरपूर हो जाए। ठीक है, तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझते हैं कि हमारा ये चैप्टर कह क्या रहा है। जैसे चैप्टर का नाम हमने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है तो इस घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स वापस आना। कौन वापस आता है? लाइट। तो लाइट किसी पारदर्शी माध्यम से कभी भी वापस नहीं आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइट को वापस आने के लिए अपारदर्शी माध्यम का होना जरूरी है। और माध्यम कैसा होगा? सतह कैसा होगा? अपारदर्शी के साथ साथ चिकना या चमकदार होगा, यानी पॉलिश किया गया होगा। ठीक है, तो हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, इनका प्रस्तावना देखते हैं क्या है। बताया गया है कि हमारे चारों ओर का संसार विविध प्रकार के रंग बिरंगे फूल, पत्तियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, अनेक अन्य वस्तुओं से भरा पड़ा है। पहाड़, नदियाँ, झरने, आकाश में तारे रात में दिखाई देते हैं। इन सारी प्रकार की नेचुरल चीज़ों से हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो संसार है, वो भरा पड़ा है। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी वो हमें दिन में दिखाई देते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य निकलता है तो दिन होता है कहते हैं, और दिन में जब प्रकाश होता है तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे लाइट के माध्यम से इस समय मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, अगर अभी लाइट ना हो तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे कमरे में, हमारे रूम में क्या है? अंधेरा है। तो
इसमें कह रहा है कि जब दिन में तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु रात्रि के अंधेरे में वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती। तो इसका कारण एक ही है कि हमें किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत अगर हम कहें कि प्रकाश नहीं है तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बता रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति का दिखाई देने के लिए अनिवार्यता है। ठीक, अगर हम किसी भी वस्तु को चाहते हैं कि वो दिखाई दे तो उसके लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है प्रकाश की परिभाषा। पहले प्रकाश की परिभाषा को हम समझते हैं। क्या है प्रकाश की परिभाषा? भाई डिफिनेशन जब हम तक नहीं याद करेंगे, जब तक हमें डिफिनेशन समझ में नहीं आएगा तब तक हम किसी भी चीज़ को न तो समझ पाएंगे न ही लिख पाएंगे। तो हमें इसे समझने के लिए पहले इसके परिभाषा को हमें समझना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे क्या करती है? दृष्टि संवेदना करती है। क्या करती है? दृष्टि संवेदना करती है। सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जिस कारण से हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। जिस कारण से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, और वस्तुएं हमें केवल तभी दिखाई देती हैं जब वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं अथवा उनके तल पर आपतित प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है। जब हमारी आंखों पर वस्तु से प्रकाश टकरा करके आता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है, जिससे हम वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। अब वस्तुओं के प्रकार की अगर हम बात करें तो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, या यूं कह लें कि प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? तो दो स्रोत होते हैं। पहला नंबर है प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती आदि। ये सभी वस्तुएं जो हैं अपना खुद का प्रकाश निकालती हैं, उत्सर्जित करती हैं और हमें दिखाई देती हैं। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम कहें अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुओं को, यानी नॉन लुमिनस जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनका खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, परंतु जब उन पर किसी प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश आपतित होता है, यानी गिरता है या पड़ता है, तो वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इसलिए इसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे हम बात करें मेज, कुर्सी, चंद्रमा भी आता है इसमें, पेड़ पौधे, घर मकान, पहाड़, झरने, नदियाँ, ये सारी वस्तुएं जो हैं नॉन लुमिनस में आते हैं, अप्रदीप्त में आते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं अब जो चैप्टर हमारा था प्रकाश का परावर्तन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके लिए पहले हम बात करेंगे परिभाषा का। परिभाषा इसका क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया या प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ जैसे मान लीजिए दर्पण से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति पर निर्भर करती है कि वो माध्यम कैसा है, वो जो पृष्ठ है, वो जो तल है, उसका माध्यम कैसा है। अगर चिकना और चमकदार रहेगा तो अधिकतम प्रकाश किरणें जो है रिफ्लेक्ट होंगी, वापस लौटेंगी। अगर खुरदुरा या डल होगा, भद्दा होगा, तो ज्यादातर प्रकाश अवशोषित कर लिया जाएगा उस तल के द्वारा और बहुत ही कम रिफ्लेक्ट होगा, या यूं कह लें कि ना के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा है कि कोई भी तल जितना अधिक चिकना तथा पालिशदार होता है, परावर्तित प्रकाश की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। क्या होती है? उतनी ही अधिक होती है। मैंने अभी कहा कि प्रकाश के रिफ्लेक्शन के लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए माध्यम का या पृष्ठ का चिकना या पालिशदार होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस परावर्तन के नियम पढ़ लेते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से नियम है? किसी भी परावर्तक तल से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों से होता है। पहला नियम है, प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पर कागज का तल लिखा गया है, यहाँ पर मानेंगे हमारा बोर्ड का तल। ठीक है, बोर्ड का तल। अब इस पर प्रकाश आ रहा है, आने के बाद इससे टकरा कर वापस
उसी माध्यम में, उसी दिशा में वापस लौट जा रहा है। द्वितीय नियम कहता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को हम एंगल I से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को हम एंगल R से दिखाते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एंगल I बराबर एंगल R, ठीक है। इसे हम बोलते हैं परावर्तन का द्वितीय नियम, ठीक है ना। I और R जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। अभी फिगर से हम दिखाएंगे, समझाएंगे। एक्स्ट्रा शॉर्ट में हम समझ सकते हैं, जो एक्स्ट्रा शॉर्ट है उसको हम समझेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होता है, अभिलंबवत का मतलब हुआ वर्टिकली नॉर्मली ना, या वर्टिकली कहें या नॉर्मली कहें, यानी ऐसे समझेंगे 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे हम समझेंगे कि ये हमारा तल है और प्रकाश किरण ऐसे गिर रहा है नीचे की ओर, सीधे एकदम सीधे गिरा 90 डिग्री पे, तो ये इसी लाइन से वापस ऊपर निकल जाएगा। तो क्या होगा? वह किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है, वापस लौट जाती है, ठीक है ना। 90 डिग्री पे अगर नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है तो तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में यूं सीधी अभिलंबवत ही लौट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब प्रतिबिंब की बारी, प्रतिबिंब पढ़ने की। प्रतिबिंब क्या होता है? ठीक, जैसे हम यूं कह लें कि आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप वस्तु देख रहे हैं, लेकिन दरअसल में आप वस्तु को न देख करके उसके प्रतिबिंब को देखते हैं हमेशा। चाहे वो आपके सामने ही वस्तु क्यों न रखा हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, अगर आप देखते हैं तो दरअसल में आपकी आंखों में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो आंखें उस वस्तु के प्रतिबिंब को देखती हैं, ठीक है। अब जब वो आपके पास आता है, आप उसे स्पर्श करते हैं तो पता चलता है कि ये वस्तु सच में है। लेकिन हम जब देखते हैं वस्तु को तो उसके प्रतिबिंब को ही देखते हैं, उसके इमेज को देखते हैं। किसे देखते हैं? उसके इमेज को देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये हमारा है कि प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु वस्तु से चल करके परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु वस्तु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा बिंदु है वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं। प्रतिबिंब जैसे यहाँ पे बोला गया था कि जाकर के मिलती हैं अथवा दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यही दोनों शब्द जो है इसे दो भागों में बांट रहा है। कौन कौन से प्रकार, कौन कौन से भाग हैं? एक बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तव में मिलती हैं वहां पर रियल इमेज बनता है, और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है। पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज को देख लेते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा आभासी जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या है? वर्चुअल इमेज क्या है? हमने कहा यदि किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, क्या होती हैं? वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि दूसरे बिंदु पर आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरे बिंदु पर आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। हम आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, केवल उसका हम फोटो ले सकते हैं, केवल उसका हम फोटो ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे पढ़ेंगे। अब हमें अच्छे से पता है कि चिकना या चमकदार पृष्ठ रहेगा जैसे दर्पण, तभी हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन होगा। तो हम अब ये दर्पण क्या है, या चिकना पृष्ठ क्या है, चमकदार पृष्ठ क्या है, उसको पढ़ते हैं। अब ये कितना पारदर्शी है या अपारदर्शी है इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। मिरर सबके घरों में होगा। सभी लोग डेली स्कूल जाते हैं तो, कहीं बाहर जाते हैं तो, कहीं फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो अपने आप को
सजावट के लिए दर्पण के सामने रखते हैं, आप जाते हैं तो वहाँ पर बाल आप ठीक करते हैं, कपड़े फिटिंग सही करते हैं, कपड़े पहन के देखते हैं कि कैसे आप लग रहे हैं, ठीक है। डेली ये रूटीन होता है सबका, हम हो या आप हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो उसी दर्पण की हम बात करने वाले हैं जिस दर्पण में हम डेली अपना चेहरा देखते हैं। किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे, यानी मरकरी हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, मरकरी परमाणु क्रमांक उसका 80 होता है, उसी की बात कर रहा है। मरकरी अथवा चांदी की पालिश। अब चांदी तो इतना महंगा है कि उसका पालिश बहुत कम हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं होता है। या फिर उसके अलावा कह रहा है उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड का पालिश कर दें, पेंट कर दें, तो दूसरी ओर का जो पृष्ठ है परावर्तक तल बन जाएगा। दूसरी ओर का जो पृष्ठ है परावर्तक तल बन जाएगा। जैसे हमारा ये हाथ है, तो हाथ ये आपको सामने दर्पण दिख रहा है और पीछे वाले भाग पे हम क्या किए, पालिश कर दिए। तो अब इधर से प्रकाश जाएगा तो वापस उस तरफ नहीं निकलेगा, पीछे की ओर नहीं जाएगा, यहीं से वापस टकरा करके चला जाएगा, ठीक। तो वही कह रहा है कि किसी चिकने जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पालिश कर उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ जो है परावर्तक तल बन जाता है, और ये परावर्तक पृष्ठ ही दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिरर कहलाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया? देखते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जिस दर्पण की बात हम अभी कर रहे थे, जिसमें हम लोग अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, डेली हमारा रूटीन है, वही होता है समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण की पहचान क्या है? यदि कांच की समतल प्लेट पर पालिश करके उसे परावर्तक तल बनाया जाए, परावर्तक तल बनाया जाए, तो वह समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा होने वाला है वो है गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, गोली दर्पण। यदि किसी कांच के खोखले गोले, किससे? खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर, कोई एक खोखला गोला का एक हिस्सा काटते हैं, मान लीजिए हमने ऐसा गोला ले रखा है और इसका एक हिस्सा हमने काट दिया, कोई सा भी एक हिस्सा लेते हैं। अब इस पे हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, इस पे हम पालिश कर देते हैं, बाहर से इस पे पालिश कर देते हैं इस तरफ से, तो बाहर से पालिश हो गया, तो अंदर से ये जो हमारा तल बना, ये सब क्या बन जाएगा? परावर्तक तल बन जाएगा, जो अंदर की ओर तल है हमारा, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके एक ओर के पृष्ठ पर पालिश कर दूसरी ओर के पृष्ठ को परावर्तक तल बनाया जाए, क्या बनाया जाए? परावर्तक तल बनाया जाए, तल, सॉरी यहाँ तल छूट गया है, परावर्तक तल बनाए, तब प्राप्त जो दर्पण है गोली दर्पण कहलाता है। प्राप्त जो दर्पण है गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। और गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। अब गोली दर्पण में कोई भाग अवतल हो सकता है और कोई भाग उत्तल हो सकता है, ठीक। तो हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के प्रकार। पहला है अवतल दर्पण। क्या है पहला प्रकार? कनकेव मिरर। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। वे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर, जो उभरा हुआ तल है, पृष्ठ है, उस पर पालिश हो। क्या हो? उस पर पालिश हो। यहाँ मैंने बना रखा है, ये देखिए, फिर से इसको समझते हैं। अगर हमने इतना भाग लिया, ठीक, और ये उभरा हुआ तल जो है ऐसे हमने पालिश कर दिया, ऐसे हमने क्या किया? पालिश किया। यहाँ पर लिखेंगे पॉलिश। तो ये जो तल हमारा है वो क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। और कह रहा है कि जिनके उभरे हुए तल पर पालिश होती है तथा परावर्तन दबे हुए तल से, दबा हुआ जो तल है उसी से हमारा क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। तो ऐसा होता है। तो ये दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारित, यानी एक बिंदु पर इकट्ठा भी करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारित किरणें भी कहते हैं, ठीक है, अभिसारित किरणें भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? कन्वेक्स मिरर। किसकी बात करेंगे? कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। इन्हीं कह रहा है कि वे गोली दर्पण जिनके दबे हुए तल, जिनके दबे हुए तल पर हम क्या कर रहे हैं? पालिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पालिश कर रहे हैं। तथा परावर्तन बाहरी उभरी हुई सतह से हो रहा है। जो परावर्तन है वो बाहरी उभरी हुई सतह से हो रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा एक पृष्ठ बनाते हैं, इसका जो धंसा या दबा हुआ तल है उससे हम क्या कर रहे हैं भैया? पालिश कर रहे हैं। और जो उभरा हुआ बाहर का तल है, यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है? आप दूसरा जिसे क्या बोलेंगे? परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉलिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
पॉलिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि परावर्तन क्या होता है, उभरे हुए सतह से बाहर की ओर से होता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब दबा या धंसा हुआ तल हमने पॉलिश कर दिया और जो बाहरी उभरा हुआ सतह है वो से परावर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार के बने दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। और ये दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को अपसारित करते हैं। अपसारित करने का मतलब एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नहीं, एक बिंदु पर तो इकट्ठा पहला वाला करता है, एक बिंदु पर ये इकट्ठा नहीं करते हैं, ये एक बिंदु से फैलाते हैं। सॉरी, ये एक बिंदु रहेगा तो उससे फिर फैलाएंगे। ठीक है ना, फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि इनका आधार जो होता है इससे फैला हुआ होता है, तो इन्हें अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और ये किरणों को अपसारित करते हैं, इसलिए अपसारी किरण भी कहते हैं इसे, अपसारी किरण भी कहते हैं इसे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अब हम इस दर्पण के बारे में कुछ जानकारी और हासिल कर लेते हैं कि इनके भाग क्या होते हैं। इनके कुछ मुख्य भाग हैं दर्पण के, उनको पढ़ लेते हैं। जब उनको हम पढ़ लेंगे तो आगे का हमारा जो डिफिनेशन है, जो डेरिवेशन है या जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो और ही आसानी से हम समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहला टॉपिक है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि गोली दर्पण से संबंधित ये सब परिभाषाएं हैं। क्या लिखेंगे, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, देख लेते हैं। पहला जो हमारा परिभाषा है वो क्या होने वाला है, दर्पण का ध्रुव, पोला मिरर। दर्पण का ध्रुव क्या होता है इसे समझते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब कोई भी गोलीय दर्पण चाहे अवतल बने चाहे उत्तल बने, इसका जो मध्य भाग बनेगा, इसका जो मध्य भाग यहाँ पर बनेगा, इसी को हम पी से दिखाते हैं, पोल। क्या दिखाते हैं, पोला मिरर। दर्पण का ध्रुव पी बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे फिगर है, हम फिगर से और अच्छे से समझाएंगे डिटेल में। तो इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। दूसरा हमारा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इंग्लिश में इसे। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सी से। जैसे हम ऐसा माने कि ये जो कर्व हमारा है कुछ इस प्रकार का बना हो, चलिए थोड़ा हमसे गलत बन गया होगा, लेकिन कुछ इस प्रकार से, और इनका सेंटर हम ये माने कि यहाँ पे होगा, क्योंकि ये जब वृत्ताकार बनेगा तो इनका सेंटर यहाँ पे होगा, और इन दोनों के मध्य भाग में ही क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, मध्य भाग में एफ। तो हम किसको बताने वाले हैं, सी को। किसको बताने वाले हैं, वक्रता केंद्र को। तो ये जो सी है, इस पूरे गोले का सेंटर होता है, वही हमारा वक्रता केंद्र होता है। ठीक है ना, वक्रता केंद्र होता है। आगे बढ़ेंगे, फिर वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे। अच्छा, इसमें बोलेंगे यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर एवं उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर बनता है। ये भी मैं समझाऊं क्या कह रहा है ये। जैसे मैंने कहा ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है तो परावर्तक तल की ओर बना है। अगर यहीं पे हमारा उत्तल दर्पण होता तो इनका कर्व क्या है, इनका कर्व तो कुछ इस तरफ का है, कुछ इस तरफ का है, तो इनका सेंटर यहां बनता। तो परावर्तक तल इस तरफ है, इधर है, लेकिन इसके विपरीत बन रहा है। तो यही बोला है, उत्तल दर्पण में इसके विपरीत बनता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर बनता है। ये अवतल दर्पण है तो परावर्तक तल की ओर बना है, ये उत्तल दर्पण है तो इसके विपरीत बना है। ठीक बच्चे, आगे बढ़ेंगे हम। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दरअसल में मैं बताऊं आपको, ये जो ध्रुव P है, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की जो दूरी है उसी को हम वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहते हैं। चाहे हम इसकी बात कर लें चाहे हम इसकी बात कर लें, ये जो डिस्टेंस है, यही P से C के बीच की जो दूरी है उसी को हम वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैंने बता रखा अभी फिगर पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको देखते हैं। दर्पण की वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी इसको हम ऐसे कह लें, मान लीजिए कोई दर्पण एक हम बनाते हैं, कोई एक दर्पण हम बना रहे हैं, मान लीजिए हमने उत्तल दर्पण ही बना दिया।
ठीक है। उत्तल दर्पण का पहचान क्या होता है? उत्तल दर्पण का पहचान क्या है कि जो उभरा हुआ तल है वो परावर्तक पृष्ठ होगा और जो दबा हुआ तल है वो पालिश होगा, और यहाँ पर हमारा पॉइंट P हो जाता है। और ये जो लाइन है इसी को मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये जो दर्पण के बीचों बीच मध्य भाग से क्षैतिज लाइन जा रही है इसे हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना। और ये बिंदु P यहाँ पर है पोल, यानी दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभिलंब, अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। यानी ये सीधे सीधे कह रहा है कि जो गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है, अभिलंब होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दर्पण का द्वारक, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है ना। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के बाहरी सिरों को मिलाने वाली जो जीवा कोर्ड होती है उसकी लंबाई को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। इनका द्वारक देखिए यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है ये, तो इनको ऐसे अगर हम मिलाना चाहें तो यही हमारा क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मिरर है M1 और M2 है, तो ये M1 M2 की जो लेंथ लंबाई है वही हमारा दर्पण का द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो लंबाई है वही हमारा दर्पण का द्वारक कहलाएगा। M डैश यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कहाँ M डैश है उसको देखते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सारा चीज यहाँ पर फिगर में दिख रहा है आपको। फोकस दूरी पहले पढ़ लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी, किसको? गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को PF को ही दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो तो फोकस दूरी R/2 होता है। क्या होता है? फोकस दूरी R/2 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, R/2 होती है। कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है आपको, ये हमारा कौन सा है? अवतल। ऐसे ये पालिश किया गया है, पालिश किया गया है, और यहाँ पर C माना गया है। ऐसे बताया गया कि ऐसे ये वृत्त रहा होगा, ये वृत्ताकार आकृति रही होगी, और इसका काट करके थोड़ा सा भाग हमने ले रखा है जिसको हम अवतल दर्पण कह रहे हैं। और यहाँ पर सेंटर C है और यहाँ पर मध्य भाग में ही क्या है? F है। और ये जो डिस्टेंस है P से C के बीच, इसी को हम क्या कह रहे हैं? कैपिटल R कह रहे हैं बेटा, कैपिटल R कह रहे हैं। और इसकी जो आधी दूरी है इसी को हम क्या कह रहे हैं? स्मॉल f कह रहे हैं, स्मॉल f कह रहे हैं। इसे हम वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं और इस f को ही फोकस दूरी कह रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो लाइन गया हुआ दिख रहा है आपको, यही क्या है? मेन एक्सिस है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोल रहे हैं, ठीक। यहाँ पर P ध्रुव है और ये पालिश किया गया है। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण भी बनाया गया है, इसका दबा या धंसा हुआ तल पालिश ऐसे किया गया है और उभरा हुआ तल। अच्छा, इसमें एक चीज कॉमन बात मैं बताना भूल गया आपको कि जो प्रकाश है हमेशा बाईं ओर से जाएगा। हम कोई भी दर्पण बना लें, हमें इस आइडिया से बनाना है कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से जाएगा। किस ओर से? बाईं ओर से। या यूं कह ले कि हम जब भी वस्तु को रखेंगे दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखेंगे। तो ये कब, अब तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? यानी इसका जो परावर्तक तल है ये बाईं ओर होना चाहिए, यानी दाईं ओर इसके पालिश करेंगे। तो जब दाईं ओर इसको पालिश करेंगे तो अब हम इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल। और यदि हम यूं कह लें कि अब परावर्तक तल जो है बाईं ओर रहना चाहिए और दबा हुआ तल होना चाहिए, तो उभरे हुए तल पे पालिश करेंगे दाईं ओर, तो अब ये तल कैसा होगा? अवतल होगा। कैसा होगा? अवतल होगा। इसलिए इनका जो है थोड़ा सा ये बदलाव हुआ है, ठीक है। बाकी चीजें, अन्य चीजें नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब हमने सारी चीजों को पीछे बताया, अब हम ये आपको बताएंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार से हम वस्तु को दर्पण के पास या उतनी दूरी पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में हम ये जानते हैं, या अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कनकेव मिरर में कुल प्रतिबिंब की 6 स्थितियां बनती हैं। कितनी बनती हैं? 6 स्थिति। तो इसमें जो पहली स्थिति है, जो एक स्थिति है, वो कह रहा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर है। कहाँ पर है? वस्तु की स्थिति अनंत पर है। जब वस्तु की स्थिति अनंत पे है तो उसके फिगर को हम समझते हैं कहाँ है? उसके फिगर को हम समझेंगे, फिगर कहाँ है वो? ठीक, हाँ,
जब पहली जो वस्तु है, देखिए पहला जो मैंने कहा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने के लिए क्या है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। ये वस्तु आपको दिख रहा है ए बी, वस्तु ए बी, और इससे जो पहला प्रकाश का किरण है वो कहां से चला है, फोकस एफ से, फोकस एफ से चला, और ये परावर्तक तल पे टकरा करके वापस मुख्य अक्ष के समांतर निकल आया है, मुख्य अक्ष के समांतर जो है वापस लौट आया है, ठीक। और जो दूसरा प्रकाश का किरण है वो वक्रता केंद्र सी पर से गया और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आया, वापस उसी माध्यम में क्या हुआ, लौट आया। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु है वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु बी ए है तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश बन रहा है, ठीक है ना, बी डैश और ए डैश बन रहा है। ये हमने कौन सा दर्पण ले रखा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पहचान मैंने क्या बताया था कि उभरे हुए तल पर पालिश होगा, उभरे हुए तल पे क्या होगा, पालिश होगा बेटा, और जो दबाया धंसा हुआ तल है वो परावर्तक पृष्ठ होगा। ये पोल मध्य भाग पे है और ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष लाइन कहलाता है। ये कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। M1 M2 हमने दर्पण ले रखा है, M1 M2 हमने क्या ले रखा है, दर्पण ले रखा है, ठीक है। अच्छा, अगली स्थिति की बात करते हैं। पहला स्थिति, अब देखिए जब इस प्रकार से है तो वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो फोकस पर, मैंने फिगर में दिखाया आपको, फिर से देख लीजिए कहाँ बना था, फोकस बिंदु पे। ये फोकस बिंदु पे जो है कि आपका फिगर यहाँ मतलब इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। और आकार जो है वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो उसका जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। किसके थ्रू, अवतल दर्पण के थ्रू। किसके थ्रू, अवतल दर्पण के थ्रू। यानी जब अवतल दर्पण हम लेंगे तब की घटना की बात हो रही है कि जब अवतल दर्पण पर वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ी वस्तु होगी। और इसका प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति मीन्स उसका नेचर उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि जिस ओर वस्तु रखा गया है उसी ओर वस्तु का प्रतिबिंब भी बन रहा है, इसलिए वास्तविक होगा, ठीक है, इसलिए रियल इमेज होगा। और लेकिन इमेज कैसा होगा, उल्टा होगा। अगर हम यूं कह लें कि वस्तु ऐसे है, नोक ऊपर की ओर है और उसका मोटा वाला भाग पीछे की ओर है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है ऐसे बन जाएगा, ठीक है। नोक जो नुकीला भाग है वो नीचे की ओर बनेगा और इसका मोटा वाला भाग ऊपर की ओर बन जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। सेकेंड स्थिति क्या कह रहा है, सेकेंड वाले में कह रहा है स्थिति 2 में कि वस्तु अब कहां रखा जाएगा, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में जब रखा जाएगा तब देखते हैं। यानी अब इस लाइन पे हमारा वस्तु आ गया, दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन मुख्य अक्ष है इस लाइन पर वस्तु को हम रखे हैं। वस्तु क्या है, ए, और ये वस्तु क्या है, बी। वस्तु ए बी हो गया, ठीक है, वस्तु ए बी हो गया। तो जो इनका प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ बनेगा देखते हैं। तो जब जैसे ही इस लाइन पे आ गया तो जो पहला प्रकाश किरण है वो इसी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। किसके समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। और मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगा ये बेटा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने पर ये फोकस पे वापस लौटता है। कहाँ से वापस लौटता है, फोकस से वापस लौटता है। कहाँ से वापस लौटता है, फोकस से वापस लौटेगा। और दूसरा किरण जो हमारा है, दूसरी वाली जो किरण है वो इसी फोकस से जाएगी, इसी फोकस से जाएगी। ऐसा मत कर देना कि नहीं ये भी केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से नहीं। दूसरा प्रकाश किरण जो हमारा है वो भी फोकस से ही जाएगा और कहाँ से लौटेगा, इसी टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट आएगा, ठीक। जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो जो पहली वाली किरण थी वो और जो ये दूसरी वाली किरण लौट के आई है वो, इन दोनों का जहाँ पे कटान बिंदु होगा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ए डैश बी डैश उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड स्थिति में भी वस्तु की जो सेकेंड स्थिति यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच है, उसमें प्रतिबिंब की जो स्थिति है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगी। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, ठीक।
और वस्तु का जो आकार होगा प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से छोटा होगा। अब यहाँ बहुत छोटा नहीं कहेंगे, लगभग वस्तु से थोड़ा छोटा होगा प्रतिबिंब का आकार। फिर इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी? उल्टा और वास्तविक। वास्तविक क्यों मैंने बताया? क्योंकि जो हमारा ये दर्पण है, जो हमारा ये अवतल दर्पण है, इसी की ओर वस्तु है और वस्तु की ओर ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। यानी इस दर्पण से बाईं ओर हमारा वस्तु है और बाईं ओर ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ऐसा हम कहेंगे, इसलिए वास्तविक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उल्टा और वास्तविक बन गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्थिति की बात करते हैं। वस्तु की जो तीसरी स्थिति वो कहाँ होगी? वक्रता केंद्र पर होगी, वक्रता केंद्र पर। अब हम एक चीज ये देख रहे हैं कि वस्तु धीरे धीरे दर्पण के पास जा रही है। कहाँ जा रही है? दर्पण के पास जा रही है, दर्पण की ओर जा रही है। पहले अनंत पर था, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया है। यहाँ वक्रता केंद्र C और इधर कहीं अनंत होगा तो इनके बीच आया है। अब तीसरी बार में इसी वक्रता केंद्र C पर आ गया। अब वक्रता केंद्र C पर जब आया तो वस्तु, देखिए वस्तु क्या है? BA है। तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाकर के फोकस से वापस लौटेगी और दूसरी प्रकाश किरण फिर फोकस से जाकर के वापस मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। और इन दोनों का जो कटान बिंदु है इसी वक्रता केंद्र C के नीचे ही होगा। और जितना बड़ा हमारा वस्तु है ठीक उतना ही बड़ा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसे और अच्छा समझते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं? तब क्या कह सकते हैं कि जो तीसरी स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर बनेगी। और जो आकार होगा वस्तु के बराबर होगा, जो आकार होगा वस्तु के बराबर होगा। और इसकी जो प्रकृति है वो उल्टा तथा वास्तविक, प्रकृति है जो उल्टा तथा वास्तविक। ठीक है ना, इतना समझ में आया बेटा? आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट कह रहा है चौथी स्थिति। चौथी स्थिति की बात करेंगे हम लोग। स्थिति 4। अब वस्तु की जो स्थिति है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। अब और भी दर्पण के नजदीक हमारा वस्तु जा रहा है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा और वस्तु का आकार जो है वस्तु से बड़ा बनेगा। क्योंकि बराबर, पहले क्या था? छोटा था, प्रतिबिंब बहुत छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर तीसरी स्थिति में बराबर आया है। अब चौथी स्थिति में वस्तु से प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा बनेगा और उल्टा था वास्तविक ही बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। इसका भी फिगर देख लेते हैं, समझते हैं। ये हमारी चौथी स्थिति यहाँ पर दिख रही है, चौथी स्थिति। ठीक है ना। अब वस्तु कहाँ है? C और F के बीच है यहाँ पर। और पहला प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाकर के वापस F से लौटता है और दूसरा फिर इसी F से जाकर के मुख्य अक्ष के समांतर लौटता है। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु है वो अनंत और C के बीच बनता है। यहाँ C है, यहाँ पे कहीं अनंत होगा तो इनके बीच में बन रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है। पांचवी स्थिति की बात करते हैं। वस्तु की जो स्थिति है वो फोकस पे होगी। कहाँ होगी? फोकस पे। तो इसका जो प्रतिबिंब है अब अनंत पे बनेगा। पांचवी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा और वस्तु का जो आकार है वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब क्या बनेगा? बहुत बड़ा। और प्रकृति कैसी होगी भैया? उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक। ठीक है, इसका भी फिगर देख लेते हैं। अब इसका फिगर कहाँ है? अच्छा, यहाँ नीचे जी, देखते हैं। जो हमारा वस्तु है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कहाँ पर? फोकस पर। ये फोकस है। तो जो पहला प्रकाश का किरण है वो कहाँ जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर और कहाँ से लौटेगा? वापस इसी फोकस से वापस लौटेगा। ठीक है। और जो दूसरा प्रकाश का किरण है वो वक्रता केंद्र C के लाइन पर से जाएगा, दर्पण से टकरा करके वापस उसी लाइन पर से वापस लौट आएगा। तो अब ये कहीं मिलता हुआ दिख रहा है, हम ऐसा मानेंगे कि आगे जाकर के कहीं पर ये मिल रहा है। आगे जाकर के ये कहीं पर मान लीजिए अनंत यहाँ है, यहाँ पे मिल रहा है और जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो उल्टा और वास्तविक बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक। तो इसलिए कहा गया कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। अब बात करेंगे लास्ट छठवीं स्थिति की। जो स्थिति 6 हमारा है, वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच होगी। ध्रुव और फोकस के बीच होगी। यानी अब जो लास्ट स्थिति है, पोजीशन है हमारा, ये दर्पण के एकदम नजदीक वस्तु हो गया। तो इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनेगा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा तथा आभासी बनेगा। इसका फिगर देख लेते हैं। छठे स्थिति की बात करते हैं, ये है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे F है,
यहाँ पे एफ है और यहाँ पर पी है, इनके बीच में हमने वस्तु ले रखा है बी ए। तो पहला प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और वापस फोकस से लौटेगा, ठीक है। और जो दूसरा हमारा किरण है, दूसरा प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी पर लौटेगा, ठीक है। तो अब ये हमें दिख रहा है, ये दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जितना दूर जा रहे हैं उतना ही एक दूसरे से भी दूर हो रहे हैं, फैल रहे हैं। तो हम ऐसा मानेंगे कि ये कभी भी नहीं मिलेंगे। तो अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि इनको अगर पीछे बढ़ाया जाए, पीछे अगर बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं जाकर के ये मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पोजीशन पे हमें ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जब यहाँ पे मिलता हुआ ये नजर आएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब सीधा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो आगे फिर बढ़ेंगे, आगे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी हमने अभी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति को देखा। कुल 6 स्थितियां थी, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा, फिगर के साथ हमने बताया। अब उत्तल दर्पण के द्वारा भी प्रतिबिंब के बनने की स्थिति हम देख लेते हैं। और मैं बता दूं आपको कि इसमें केवल 2 स्थितियां संभव हैं। कितनी स्थितियां? 2 स्थितियां। जैसे अवतल दर्पण में 6 स्थिति था, तो उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थिति है। और इसकी जो पहली स्थिति है, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हमारा जो प्रतिबिंब का जो स्थिति या प्रकृति है वो कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है और सीधा तथा आभासी होता है, सीधा तथा आभासी, और आकार में वस्तु से बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। ये पहला वाला हमारा जो फिगर है ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब यहाँ कहीं अनंत पर जो है कि वस्तु है, ठीक है। प्रकाश किरणें चल रही हैं, प्रकाश किरणें सीधे गई और ये टकरा करके वापस अपने आधार, जिस प्रकार से इनका आधार है दर्पण का, उस हिसाब से ये बाहर निकल गई, उस हिसाब से ये क्या हुई? बाहर निकल गई। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ये अगर पीछे जा रही हूँ तो पीछे जा रही हूँ तो इस फोकस बिंदु पर यप पर आकर के क्या होंगी? मिल जाएंगे, यप पर आकर के मिल जाएंगे। यहाँ पर बिंदु पी है, ये यहाँ पर यप पर आकर के मिल जाएंगे। तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है इस फोकस बिंदु पे बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा सा बनेगा, जो हमें शायद ही दिखाई दे। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति है वो फोकस पर बनता है। दिख रहा है फोकस, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण का बात हो रहा है। और सीधा बनता है, भाई सीधा ही बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दूसरी स्थिति की बात करते हैं, दूसरी स्थिति की बात करेंगे हम। दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव पी, अब ये वस्तु यहाँ अनंत है और यहाँ ध्रुव पी है, इनके बीच में कहीं पर भी रखते हैं तो वो एक ही स्थिति हमेशा बनाएगा। क्या बनाएगा? एक ही स्थिति बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव पी के बीच कहीं भी हो, कहो कहीं भी हो, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति वो दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। ये ध्रुव तथा ये फोकस, इनके बीच में जहाँ कटान बिंदु है वहीं भी बनेगा। कैसे कटान बिंदु? जो पहला प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और ऐसे बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। तो इसको हम पीछे डायरेक्ट करके फोकस बिंदु तक मिलाएंगे, और दूसरा वाला हमारा जो प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र पर जाता हुआ नजर आएगा और वापस उसी माध्यम से निकल आएगा, ठीक है ना, वापस उसी माध्यम से निकल आएगा, ठीक। तो इन दोनों किरणों का जो कटान बिंदु जहां पर होगा वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा और आभासी बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। दर्पण के पीछे ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच बनता है और सीधा तथा आभासी बनता है और आकार में वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है ना, वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, आगे की बात। हाँ, अब इसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्लास 10th में भी आता है और 12th में भी आता है। यानी मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी ज़्यादा जरूरी है और क्लास 12th के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये डेरिवेशन तो 12th में आता ही आता है, एकदम समझिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बात करेंगे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध। जो रिलेशन है वो किसके किसके बीच है? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच है। यानी इसमें हम सिद्ध करने वाले हैं F बराबर R/2 फार्मूला को। F बराबर R/2 जो फार्मूला होता है इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। इसके लिए हम अवतल दर्पण को लेंगे, ठीक है। किसको लेंगे? अवतल दर्पण। यानी बुक्स में अवतल दर्पण भी दिया है और उत्तल दर्पण भी एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन हम किसी एक दर्पण की बात करेंगे तो हमें अवतल दर्पण का बेटर लगा। अवतल दर्पण ज्यादातर पूछा भी जाता है, उत्तल दर्पण बड़ा कम पूछा गया है। दोनों में कोई अंतर विशेष नहीं है, थोड़ा डेरिवेशन में अंतर है बस।
ये हमारा अवतल दर्पण है। इसका जो उभरा हुआ सिरा है, ऊपरी सिरा, वो क्या है? पॉलिश है। वो क्या है? पॉलिश है। हमने दर्पण M1 M2 ले रखा है। ठीक, ये मुख्य अक्ष लाइन हो गई और यहाँ पर बिंदु P हो गया। बिंदु P हो गया, ये F बिंदु है, ये C वक्रता केंद्र है। ठीक, अब कोई वस्तु है, मान लीजिए अनंत पर ही है, तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और फोकस से वापस लौट आई। ठीक, और इन दोनों किरणों के बीच, अब ये हमारा तल है, ऐसे तल है, तो इसके लंबवत एक हम अभिलंब लाइन खींचते हैं इन दोनों किरणों के मध्य में, क्योंकि हम ऐसा समझें कि हमारा तल अगर ऐसे होता है तो कोई प्रकाश किरण ऐसे आई तो इस अभिलंब से जिस एंगल पे आई है उसी एंगल से वापस जाएगी। यही परावर्तन का नियम हमने पीछे पढ़ा शुरुआत में ही। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी। ठीक, तो अब इसको हम समझेंगे तो हमारा डेरिवेशन होगा, और नहीं समझ पाएंगे तो डेरिवेशन नहीं होगा। ठीक है, सब खेल यहीं पे है। तो जिस एंगल पे अभिलंब से जिस एंगल पे प्रकाश इंटर करता है उसे हम एंगल आई बोलते हैं, और जिस एंगल से हमारा एग्जिट होता है, बाहर निकलता है, उसे हम एंगल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल आर बोलते हैं। यूं कहने हमने बताया आपको, आई को हम आपतन कोण बोलते हैं और आर को हम परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है ना। बाकी P से जो F की जो डिस्टेंस है इसे हम स्मॉल f बोल रहे हैं, और P से जो C की डिस्टेंस है, दूरी है, उसे हम कैपिटल R वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं। ठीक, इतना हमें जानते रहना। आगे बोलेंगे, हम लोगों ने एक फिगर बनाया, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, दिखाई दे रहा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी f है। वक्रता त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है और फोकस दूरी क्या है? स्मॉल f है। दर्पण का ध्रुव जो P है और वक्रता केंद्र जो C है तथा फोकस कैपिटल F है। दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु जो है F है। एक प्रकाश किरण जो AB है, जो A और B प्रकाश किरण है, वो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होकर दर्पण से बिंदु B पर टकराती है। दर्पण से बिंदु B पर टकराती है तथा BD दिशा में फोकस F से गुजरते हुए परावर्तित होती है। जो BD दिशा में फोकस बिंदु से होते हुए परावर्तित होती है। दर्पण के वक्रता केंद्र C को बिंदु B से मिलाने वाली रेखा CB दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है। ठीक, यानी ये लाइन जो C पर मिलाता हुआ, सॉरी यहाँ C होना चाहिए था, ये ऐसे, ये दूरी हम लोग कह देंगे इतना आपका क्या है? R है। क्या है? R। ठीक, तो C पर ही वो अभिलंब लाइन जो हमने डॉट लाइन बनाया है वो C पर है, उसी को बात कर रहा है। अब परावर्तन के नियम से हम डेरिवेशन को समझते हैं। परावर्तन का नियम कहता है, परावर्तन का द्वितीय नियम हमने आपको बताया था कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः एंगल ABC, क्या कहेंगे? अतः एंगल ABC। कहाँ है एंगल ABC? एंगल A, B और C, जो हमारा एंगल I बन रहा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। और बराबर एंगल CBF, एंगल CBF जो एंगल हमारा R बन रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। आपतित प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष PC के समांतर है तथा BC इन्हें काटती है। क्या करती है? काटती है बच्चों। अब हम आगे लिखेंगे, अतः जब BC इन्हें काटती है, ये दिख रहा है BC इन दोनों किरणों को क्या कर रही है? काट रही, मध्य भाग से बराबर भाग में। तो हम कहेंगे एंगल ABC बराबर एंगल BCF एकांतर कोण है। यानी ये वाला जो एंगल है ABC और BCF, ये वाला एंगल, ये भी I है और ये भी I एंगल इस लाइन के एकांतर पे है, तो इसलिए हम कहेंगे एकांतर कोण कहेंगे। ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट हमारा यहाँ बना था, ठीक, और समीकरण सेकंड हमारा यहाँ बन जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हम हल करेंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर हमारा एंगल ABC के बराबर CBF है और यहाँ ABC के बराबर BCF है। तो हम कह सकते हैं कि CBF के बराबर BCF हो सकता है, यानी जो BF भुजा है ये CF भुजा के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अतः हम लिख देंगे BF भुजा बराबर CF भुजा। इन्हें हम कह सकते हैं कि अतः गोली दर्पण का द्वारक। अब हम ये सोचें कि गोली दर्पण का द्वारक क्या हो? बहुत ही छोटा हो, बहुत ही सूक्ष्म हो। तो ये जो बिंदु B है ये अत्यंत P के करीब आ जाता, और जो बिंदु F है वो भी एकदम P के करीब में पास में आ जाता। तो हम कह सकते हैं कि यदि गोली दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तब जो बिंदु B है ध्रुव P के अत्यंत निकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यंत निकट हो जाएगा। तब आगे हम क्या समझेंगे?
अतः इस स्थिति में जो हमारा बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा बी एफ भुजा था वो किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा बी एफ भुजा है वो सी एफ ना होकर के, वो सी एफ ना होकर के हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। ये एफ एकदम पी के पास आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, बी एफ के बराबर पी एफ हो जाएगा, लगभग हम ऐसा मान सकते हैं। तो अब यहाँ से इक्वेशन 3 बना था, यहाँ से इक्वेशन 3 बना था आपका, ठीक, और यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और 4 से हम काम करेंगे। तो सी एफ यहाँ पर ध्यान देंगे, पीछे ध्यान देंगे, यहाँ पर सी एफ दिख रहा है, बी एफ के बराबर सी एफ है और यहाँ पर बी एफ के बराबर पी एफ है। तो सी एफ बराबर पी एफ हम कह सकते हैं, सी एफ के बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमें r बराबर 2f बनाना है या तो फिर f बराबर r/2। तो हम मान भरने के लिए हम ये लिखेंगे कि जो pf है इसको लेफ्ट साइड में और pf जो है उसको हम राइट साइड में जोड़ेंगे। तो ये कार्यक्रम हम दोनों साइड करेंगे तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो CF प्लस PF इस तरफ हो गया और PF प्लस PF इस तरफ हो गया। तो CF और PF को जब हम जोड़ते हैं, किसको किसको, देखिए CF और PF को जब हम जोड़ते हैं तो CP बन जाता है, यानी इस भाग को और इस भाग को जब हम जोड़ते हैं तो ये CP या PC बन जाता है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, PC कहेंगे इसे। और PF को जब हम जोड़ेंगे तो 2PF बन जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि PC को हम R कहते हैं, क्या कहते हैं, R कहते हैं, और 2 और PF को हम F कहते हैं। तो R बराबर 2F हमारा बन गया। तो जब हम F को यहीं छोड़ेंगे, 2 को इस तरफ लाएंगे तो F बराबर R/2 बन जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। बड़ा ही आसान तरीके से हमने डेरिवेशन बताया आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं हाँ, एक और डेरिवेशन की हम बात करेंगे। इस डेरिवेशन का नाम है गोले दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ, दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल यू तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी में संबंध, या यूं कह लें जिसे हम बोलते हैं दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूला को हमें सिद्ध करना है, इस फार्मूला को हमें बनाना है। ये फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है। तो हम बड़े ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में इसे समझेंगे। हमने फिर से अवतल दर्पण लिया है। कौन सा दर्पण लिया है, अवतल दर्पण, क्योंकि हमने पीछे बताया अभी भी कि अवतल दर्पण वाला ही दोनों डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में, या तो R/2 F बराबर R/2 वाला पूछता है, या तो ये दर्पण सूत्र वाला, फार्मूला वाला पूछता है। तो हमने फिर से अवतल दर्पण लिया और वस्तु को हमने इस अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखा, ठीक। तो वस्तु की जो प्रकाश किरण है वो पहला मुख्य अक्ष के समांतर जाके फोकस से वापस लौटेगा, और दूसरा जो वस्तु का प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र C से जाकर के वापस उसी मार्ग से लौटेगा। तो दोनों का जो कटान बिंदु होगा वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं डायरेक्टली, हम इसे झटके में देखते हैं फटाफट। हम त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज A'CB' देखते हैं। कहाँ पर है, ABC, यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है, और इसी के समरूप में A', C और B' की बात हो रही है, ठीक। दोनों एक दूसरे से बड़े छोटे तो हैं लेकिन एक ही एकांतर कोण पे बने हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, समरूप हैं। ये दोनों क्या है, समरूप हैं। जब समरूप है तो समरूपता की कसौटी से हम लोग पढ़ चुके हैं AB/A'(B' बराबर CA/CA', ठीक है। ये समरूपता की कसौटी से समीकरण नंबर 1 बन गया। आगे इसी प्रकार देखेंगे DFN, जो हमारा ट्रायंगल त्रिभुज DFN तथा त्रिभुज A'/FB', इसे देखते हैं। DFN कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर D आपको दिख रहा है, यहाँ पर F दिख रहा है, यहाँ पर N दिख रहा है। ये लंबवत लाइन खींचा गया है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। ये त्रिभुज हो गया, ठीक। और उसके बाद A'/FB' यहाँ पर है, तो ये त्रिभुज की बात हो रही है। ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, एकांतर कोण पे बने हुए त्रिभुज हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे, समरूप हैं। छोटे बड़े आकार में जरूर है लेकिन एंगल में सेम है। एंगल में क्या है, सेम है। तो एंगल से
कि कसौटी से हमारा ये भी क्या होगा, समरूप होगा। तो हम लिख सकते हैं डी एन बटे के ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे के एफ ए डैश। और परंतु हम यहाँ पे जानेंगे कि जो डी एन हमारा है वो ए बी के बराबर है। जो हमारा डी एन है, जो हमारा डी एन ये लाइन है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, वस्तु के बराबर है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर हम dn लिखे थे वहां पर अब हम क्या लिख सकते हैं, ab। तो अब फिर से हम लिख सकते हैं ab अपॉन a डैश b डैश बराबर एफ एन बटे के एफ ए डैश इक्वेशन सेकेंड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकेंड में क्या चीज कॉमन देख रहे हैं कि ab अपॉन a डैश b डैश बराबर इतना है और यहाँ भी ab बटे के a डैश b डैश बराबर इतना है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकते हैं। तो हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक, और लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो D जो दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट होगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम समझेंगे। तो इस स्थिति में पढ़ेंगे लगभग जो Fn है वो हमारा Pf के बराबर हो जाएगा, जो Fn है वो हमारा Pf के बराबर हो जाएगा। और पीछे यहाँ पर एक ही छोटा हुआ है, लिख लेंगे हम इसे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ है, जैसे ए बी बटे के ए डैश बी डैश है और यहाँ भी ए बी बटे के ए डैश बी डैश है। तो इसका भाग ये वाला है और इसका भाग ये वाला, तो आपस में ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे सी ए अपॉन में सी ए डैश बराबर एफ एन बटे के एफ ए डैश। ठीक है, ये लिख लेंगे ऐसे, इतना लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद हम आगे आते हैं अगले पेज पे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो Fn है वो लगभग Pf के बराबर है। तो सी ए बटे सी ए डैश और जहां पर हमारा Fn था वहां पर हम Pf लिख लेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सी ए को हम पी ए माइनस पी सी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें चित्र के अनुसार दूरियों को भी तो भरना है। ये दूरी F है, ये दूरी R है, ये दूरी भी है, सॉरी ये दूरी भी है और ये दूरी R है और ये पूरी दूरी जो है U है। ये F है, ये भी है, ये U है और सॉरी ये U नहीं R है, ओ ये दूरी R है और ये लास्ट वाली जो दूरी है U है। ठीक, F जो है फोकस दूरी है, V जो है प्रतिबिंब की दूरी है, R जो है वक्रता त्रिज्या है और जो U है वो वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी है। ठीक है ना, इतना। आगे हम लिखेंगे पी ए माइनस पी सी और फिर बटे में पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ बटे के पी ए डैश माइनस पी एफ। तो अब हम चिन्ह सहित इनके मान को भरेंगे। तो हम जानते हैं कि पी ए कौन सी दूरी है, U है, जिसे हम माइनस U लिखेंगे, जिसे हम माइनस U लिखेंगे। ठीक, माइनस के साथ, क्योंकि सभी जो दूरी है वो दर्पण के बाईं ओर है। क्यों सब माइनस रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये हमारा दर्पण है और यहाँ से अगर हम एक लेंथ खींच के ये बताएं, इधर सारा दाईं ओर, इस लाइन के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर सारा ऋणात्मक होता है। तो ये सारा जो दूरी है वो क्या है, बाईं ओर है दर्पण के, इसलिए हम कहेंगे ऋणात्मक है। तो माइनस में U हो गया, फिर माइनस, फिर PC का मान क्या है, माइनस R है, बटे में फिर PC बराबर माइनस R है। ठीक, और पी ए डैश बराबर क्या है, माइनस भी लिखेंगे, बराबर पी एफ की जगह माइनस एफ और पी ए डैश की जगह माइनस भी, और माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस पी एफ की जगह माइनस एफ लिख देंगे। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता है कि जो हमने अभी भी फार्मूला आपको बताया कि जो हमें फार्मूला यहाँ पर सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसमें r कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा, r कहीं पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस r को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो इस r के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2f, r बराबर 2f होता है, हमने पीछे भी बताया आपको पिछले डेरिवेशन में। तो हम जहां जहां r है इसमें वहां वहां -2f भर देंगे। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे भरने के बाद सॉल्व करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा बचेगा। तो यहाँ से 2f स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी 2f स्क्वायर प्लस में घट गया ये। ठीक है, तो माइनस में vf और माइनस में u भी, और vf यहाँ से uf यहाँ से है आपका, ठीक ये uf है आपका। तो माइनस में 2uf और यहाँ से एक uf क्या हो जाएगा, vf था, नहीं अच्छा ये vf ही है। ठीक है, ये माइनस में 2vf इधर आएगा तो प्लस में बनेगा, तो प्लस में 2vf में से एक vf घट जाएगा तो माइनस में vf बचेगा और ये uf बच गया। ठीक है, तो ये वाला आपका u भी बच गया यहाँ प्लस में,
और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में वी एफ और ये बच गया माइनस में यू एफ, ठीक है, और बराबर कुछ नहीं तो जीरो बचा। अब हम एक काम करते हैं कि हम इन सब दोनों पदों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 1/u_v_f से भाग कर देते हैं। तो हमें दिख रहा है, इसको हम सही सही बराबर के उस बार सभी को ले जाएंगे तो जो माइनस में है वो प्लस और जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा, या यूं कह लें कि इनको हम यहीं रख देते हैं और इन दोनों माइनस वाले को हम उस तरफ ले जाते हैं। तो यू एफ इधर क्या है, माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, वी एफ माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं दोनों पक्षों में भाग देने पर किसका भाग, 1/u_v_f से, ठीक, 1/u_v_f से। तो इसमें जब हम u_v_f का भाग देंगे u_v_f, ठीक, तो u_f से कट गया तो 1/v बच गया, 1/v बच गया, प्लस में v_f कट गया तो हमारा 1/u बच गया, और यहाँ से ये कट गया तो 1/f बच गया। तो 1/f बराबर 1/u, 1/v प्लस 1/u। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। इतना हमारा डेरिवेशन है, ये हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है। अब हम लास्ट टॉपिक अच्छा समझते हैं इस चैप्टर का, गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। ये रेखीय आवर्धन क्या भैया, रेखीय आवर्धन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और चीज़ों को समझना हो, थोड़ा सा बस, बहुत ही आसान है। गोलीय दर्पण की बात हो रही है, गोलीय दर्पण यानी जो स्फेरिकल मिरर है उसकी बात हो रही है। दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, किसकी बोल रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम ऐसा मान लें कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो I है, इमेज, और वस्तु की जो लंबाई है O है, ऑब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हो सकता है, I/O हो सकता है, I/O हो सकता है, m बराबर I/O। I मीन्स इमेज प्रतिबिंब, O मीन्स ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। यदि दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो स्मॉल u और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो स्मॉल v हो, तो जब इतना हो तो हम कह सकते हैं कि m बराबर -v/u। क्या कह सकते हैं, m बराबर I/O बराबर -v/u। एक साथ इसको लिखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, m बराबर I/O और बराबर में -v/u। ये एक साथ कब लगता है, जब वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई दी हो और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी भी दिया हो, तब ये पूरा फार्मूला एक साथ लगता है, ठीक। 3 कोई दे देगा, इन चारों में से 3 कोई भी दे देगा, ठीक, या तो हम निकाल कर ज्ञात कर लेंगे और एक लास्ट में आपसे पूछेगा। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हमने ले रखा है, उसको भी थोड़ा सा कर देते हैं तो फिर आगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यानी पहला हमने क्वेश्चन ले रखा है, कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से फर्स्ट है 10 सेमी तथा दूसरा है 5 सेमी की दूरी पर रखी है, तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित कीजिए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण पर कितना दूरी बोला है, हम जो पहले बोलता है उसे हमें लिखना होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो पहले हमें दिया है R 15 सेमी, तो अवतल दर्पण के लिए जो R होता है वो माइनस में होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो F है वो R/2 होता है, तो 15/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है, इतना लिख देंगे। और जो कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी है, क्या रखी है, कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी है, तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखेंगे, जो वस्तु की जो दूरी u है वो कितनी है, 10 सेमी है, कितनी है, 10 सेमी, तो -10 लिख देंगे। अच्छा चलिए, दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक कलर कर लेते हैं, थोड़ा हो सकता है कि स्पष्ट ना दिखाई दे आपको ये कलर, तो हम ब्लैक कलर लिख दिए। हमें F दिख रहा है माइनस में 15/2 सेंटीमीटर और U माइनस में 10, तो हम इसके द्वारा पहले दर्पण के सूत्र से हम पहले F ज्ञात कर लेते हैं। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, तो 1/F हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, नहीं, 1/F तो हमें दिया हुआ है और U भी दिया है, हम पहले भी ज्ञात कर लेते हैं, तो 1/F का मान भरते हैं, ठीक है। 1/F के जगह हम लिखेंगे माइनस में 15/2 और इक्वल में 1/V और प्लस में 1/U का मान कितना है, माइनस में 10 सेमी है,
ठीक, तो अच्छी तरह से हम जानते हैं कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर्स को एक तरफ रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर माइनस में 1/10 है उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो 1/v बराबर ये क्या बनेगा, इधर आकर के प्लस में 1/10 बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस से ये माइनस था, तो बराबर के इस तरफ जब आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और ये 1 माइनस में 15/2 है, तो 2 कहाँ चला आएगा, ऊपर, तो माइनस में 2/15 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा और माइनस तो इधर था ही, तो ये माइनस रहेगा। अब 1/v को कैसे निकालेंगे, 1/v को निकालने के लिए 10 और 15 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, चलिए हम बता दे रहे हैं, 30 होगा। कितना होगा, 30, क्योंकि 10 और 15 में अगर हम कॉमन करना चाहें तो हम मैक्सिमम नंबर 5 कॉमन कर सकते हैं। तो 5 अगर दोनों में से कॉमन हो गया, चलिए हम दिखा भी दे रहे हैं, यहाँ से अगर 5 कॉमन हो गया तो बच क्या रहा है, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 3, तो 2 3 6 होता है, 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 होगा, और 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 3 जा 3 1 जा 3, माइनस 15 2 जा 2 2 जा 4, तो 1/v बराबर यहाँ पर -1/30 हो जाएगा। अब इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना, रेसिप्रोकल जानते हैं आप लोग, तो v बराबर माइनस में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये बोल रखा था, हमसे बोल रखा था कि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से फर्स्ट जब 10 सेमी की दूरी पर रखी है तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है अभी। तो इसकी जो स्थिति है वो -30 सेंटीमीटर, यानी दर्पण से 30 सेमी बाईं ओर बनेगा। इधर 30 सेमी, कितना, 30 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण, तो इसलिए माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये अवतल दर्पण हमने बना रखा है, ये बाईं ओर ही माइनस में आता है। ठीक है, अब इनका आवर्धन ज्ञात करने का बात है, आवर्धन निकाल लेते हैं। आवर्धन के लिए हमने आपको अभी अभी फार्मूला बताया जस्ट, आवर्धन m बराबर क्या होता है, माइनस में v/u। ठीक, क्योंकि यहाँ पर i और o का कोई मतलब है नहीं, कोई दिया है नहीं, v और u है हमें दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस v का वैल्यू कितना है, देखते हैं, v का वैल्यू -30 है और u का वैल्यू माइनस में 10 है, तो ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, 10 3 जा 30 होता, तो माइनस में 3 आ गया। -3 आने का मतलब जो वस्तु है उसकी अपेक्षा जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना छोटा बनेगा, और -3 ये दिखाता है कि ये उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा विपरीत बन रहा है, और 3 गुना छोटा बनेगा, आवर्धित बनेगा। ठीक, चलिए ये फर्स्ट के लिए हुआ। अब हम सेकेंड के लिए देख लेते हैं। ठीक बच्चे, सेकेंड के लिए देख लेते हैं, सेकेंड क्या कह रहा है, अच्छा सेकेंड के लिए हम देख लेते हैं। ठीक, सेकेंड वाले में बोला था 5 सेमी की दूरी पर वस्तु है, कितनी सेमी की दूरी पर, 5 सेमी की दूरी पर। ठीक, तो हमारा वही f का जो वैल्यू है -15/2 दे रखा है, इतना सेंटीमीटर, और जो u है सेकेंड नंबर में वो क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर, तो -5 लिख देंगे, हमें भी पहले ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है, ये फार्मूला होता है दर्पण का, मिरर का। तो 1/-15/2 हो गया, और इधर 1/v और प्लस में 1/-5 हो गया। तो इनको फिर से पक्षांतर करेंगे, 1/v बराबर 1/5 इस तरफ आएगा तो प्लस में होगा, और इधर प्लस माइनस से माइनस 2/15 हो जाएगा। ठीक, इनको और सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, 1/v बराबर 1/5 माइनस 2/15 है। तो 5 और 15 का जब एलसीएम लेंगे हम तो क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। क्या बनेगा, 15। तो 15, 5 से 3 टाइम्स 3 बन जा 3, माइनस 15 बन जा 2 बन जा 2। ठीक, 1/v, तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 2/15, यानी v बराबर क्या कहेंगे, रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस में 15/2 सेंटीमीटर, इतना बन गया। ठीक, और इसके हम आवर्धन की बात कर लें अगर, तो आवर्धन निकालने के लिए क्या करेंगे, आवर्धन m बराबर होता है माइनस में v/u, तो क्या कहेंगे हम लोग, माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे v का वैल्यू कितना है, माइनस में 15/2, और इंटू u का मान कितना था, माइनस में 5। ठीक है, तो माइनस माइनस पहले कट गया, और ये 5 3 जा
तो 3/2 आ गया। कितना आ गया? माइनस में 3/2 या माइनस में 1.5 कह लें, माइनस में 1.5 कह लें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यम का वैल्यू है वो माइनस में 1.5 आ रहा है, यानी 1.5 गुना छोटा बनेगा। और माइनस का चिन्ह ये दिखाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यहाँ पर हमसे ये पूछ रखा था सवाल में कि स्थिति बाईं ओर पहले वाले में 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा और दूसरे वाले में कितना बनेगा? 15/2 सेंटीमीटर, यानी 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। और बोला था कि प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति उल्टा है। कैसा है? उल्टा और वास्तविक है। और आवर्धन बोला है तो पहला वाला 3 गुना छोटा बनेगा, जो 10 सेमी की दूरी पे होगा वो 3 गुना छोटा बनेगा, और जो 5 सेमी की दूरी पे है वो 1.5 गुना छोटा बनेगा, वो 1.5 गुना छोटा बनेगा। ये हमारा दोनों प्रकार से हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले रखा है 40 सेमी वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण के सम्मुख 40 सेमी वक्रता त्रिज्या है, तो r बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 40 सेंटीमीटर। अब कौन सा है? अवतल दर्पण है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो f बराबर ठीक इसका आधा होता है, माइनस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। के सम्मुख 10 सेमी की दूरी पर कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है? 10 सेमी की दूरी पर, तो u बराबर 10 सेमी हो जाएगा। और माइनस u, तो कोई भी दर्पण रहे, चाहे अवतल चाहे उत्तल, हमेशा माइनस होगा। रखी जाती है, एक वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी भी पूछा है आपसे, और इसका प्रकृति पूछा है तथा इसका आवर्धन पूछा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे बच्चे? इसके लिए भी हम 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u वाला फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो 1/f, f का वैल्यू दे रखा है 1/-20 और 1/v, v हमसे पूछा है, प्लस में 1/u का वैल्यू है माइनस में 10, तो 1/v बराबर इसको हम इधर लाएंगे तो 1/10 हमारा जो है प्लस में होगा और माइनस में 1/20 तो है ही। ठीक, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10 और 20 का जो हमारा एलसीएम है वो क्या हो जाएगा? 10 और 20 का एलसीएम जो हमारा 20 होगा। क्या होगा? 20। तो 10 2 जा 20 और 2 1 जा 2, माइनस में 1 1 जा 1, तो 1/20 प्लस में आ गया, तो v बराबर 20 सेंटीमीटर ये प्लस में आ गया। जब ये प्लस में आ गया तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक, और इधर हमारा आभासी होता है तो धनात्मक होता है, तो वस्तु भी, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो भी बराबर 20 सेमी प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं इधर ही प्रतिबिंब बन रहा होगा। ऐसे इधर प्रतिबिंब बनेगा तो ये दाईं ओर बनेगा ना, दाईं ओर जब बनता है तो ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और जब इस दर्पण के बाईं ओर बनता है तो क्या होता है? प्रतिबिंब, वस्तु भी ऋणात्मक, और प्रतिबिंब जब नीचे उल्टा बनता है तो ऋणात्मक बनता है। तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा आवर्धन भी पूछा है हमसे, तो हम ये स्थिति कह सकते हैं कि दाईं ओर दर्पण के, अवतल दर्पण के दाईं ओर 20 सेमी की दूरी पर सीधा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा और आभासी। अब आवर्धन की भी गणना करना है, तो आवर्धन भी हम निकाल लेते हैं। आवर्धन यम बराबर माइनस v अपॉन u होता है, अभी भी मैंने बताया, तो माइनस और v का वैल्यू क्या है? प्लस में 20 और u क्या है? माइनस में 10, तो ये 2 बार में कट गया, माइनस माइनस से क्या हो गया? प्लस, तो 2 एकम 2 आ गया, यानी 2 हमारा क्या आ गया? आवर्धन। 2 गुना मीन्स जो यम का वैल्यू है वो 2 गुना, तो जो हमारा वस्तु है, वस्तु जो हमारा है, इससे जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा? 2 मल्टीपल 2 गुना बनेगा। ठीक बच्चे, ध्यान से देख लीजिए, r का वैल्यू इतना दिया, f बराबर -20 निकाल लेंगे क्योंकि इसका आधा होता है f, u बराबर -10 दे रखा, v हमसे पूछा, v हमने निकाला, प्लस में 20 सेमी आया, आवर्धन का सूत्र रख के -v/u हमने यम का मान निकाल लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो दर्पण के दाईं ओर 20 सेमी की दूरी पर बनेगी, और प्रकृति कैसे बनेगी? सीधा और आभासी बनेगा, और आवर्धन जो है 2 मल्टीपल यानी 2 गुना बनेगा। ठीक है, 2 गुना आवर्धित है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये पहला चैप्टर जो है पूरा का पूरा, ज़्यादा समय भले लिया लेकिन इसको हमने कंप्लीट कराया। और अभी अगर आप कमेंट बॉक्स में कहें तो हम इस पे कुछ और, इस पे बेसिस एनसीईआरटी एग्जाम्पल और अगले वीडियो में बना देंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं ये आपको अगर बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बार फिर से हम आज के इस 80वें आज़ादी के दिन को बड़ी ही हर्षोल्लास से मनाएंगे और उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे, और पूरे 1 वर्ष तक हम हमेशा उत्साहित होकर, एक्साइटेड होकर काम करें। और जो अगला हमारा
परिणाम होगा वो हमारे मेहनत पर डिपेंड करेगा, हमारे संघर्षों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जिम्मेदारी आप लीजिए। जब जिम्मेदारी आप लेते हैं तो आप जिम्मेदार बनते हैं। आप क्या बनते हैं? जिम्मेदार बनते हैं। जिम्मेदारी लेने वाली चीज़ होती है, देने वाली नहीं। ठीक है, तो तभी हम कोई भी परिणाम हासिल कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।